हेलो। चलो बच्चा लोग, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और आप सभी जानते हो कि जब लाइट को या व्हाइट लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करवाया जाता है तो अलग अलग लाइट का कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। और इस अलग अलग वेवलेंथ होने के वजह से हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। और हर एक कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से बच्चा हर एक कलर क्या करता है, अलग अलग एंगल पे डेविएट होता है, डेविएशन होता है। और इस वजह से जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से निकलता है, गुजरता है, तो 7 अलग अलग कलर का आपको एक पट्टी दिखाई देता है। 7 अलग अलग कलर का एक पट्टी दिखाई देता है। और इसी 7 डिफरेंट कलर के पट्टी का नाम रखा जाता है बच्चा स्पेक्ट्रम। क्या नाम रखा जाता है बोलो? स्पेक्ट्रम। और बच्चा लोग, इसी घटना को, ये 7 कलर में टूटने की जो घटना है, इसी घटना को हम लोग जानते हैं डिस्पर्जन के नाम से, है नहीं? जिसको हिंदी में आप लोग वर्ण विक्षेपण के नाम से क्लास 10th में भी पढ़ते हो, नहीं? तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। और इसी में हम लोग आते हैं, आज हमारा जो क्लास स्टार्ट होने वाला है उसी पे आधारित एक सबसे खूबसूरत घटना है जिसका नाम है रेनबो। बच्चा लोग, ये क्या घटना है? रेनबो क्या चीज है? आप बोलोगे कि सर रेनबो तो बहुत शानदार चीज है। नहीं, जैसे मान लो बच्चा, जैसे मान लो रेनबो की ये मैं यदि आपसे बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि सर नहीं, नहीं यहां से नहीं बनेगा। चलो आ जाओ, हम लोग बात करते रेनबो की। मैं अब ये बात करूं तो आप बोलोगे अच्छा सर याद आया, रेनबो का मतलब बचपन में जिसको देख के हम लोग चौंक जाते थे, नहीं? जब कभी भी आप बच्चे होते हो और उस टाइम में बचपन में जब कभी रेनबो वगैरह फॉर्म होता है, दिख रहा होता है, तो उस टाइम में आपको दादाजी या गांव के बड़े बुजुर्ग जो है आराम से बोलते इधर आओ बच्चा, इधर आओ, इसको देखो ये क्या चीज है, नहीं? का शानदार बातें होता है। फिर आपको एक 7 अलग अलग कलर का स्काई में एक पट्टी दिखाई देता है, एक स्पेक्ट्रम नजर आता है। और इसी स्पेक्ट्रम का नाम रखा जाता है बच्चा लोग रेनबो, है नहीं? तो यदि हम लोग आपसे बात करें कि सर रेनबो जब देखना हो तो रेनबो क्या चीज है? सर ये 7 डिफरेंट कलर का क्या होगा? 7 डिफरेंट कलर का क्या होगा बच्चा? एक पट्टी होगा, आर्क होगा, है नहीं? ये पहला कलर है और इसी में आ जाओगे तो ये दूसरा कलर है, नहीं? इसी में आ जाओगे तो तीसरा कलर VIB, तो ब्लू आ जाओ, BZ ग्रीन आ जाओ, Y O, O मतलब ऑरेंज बच्चा इधर, VIBGYO और R, है नहीं? आ जाओ, R मतलब बच्चा रेड। यहाँ पे आप यदि बात करोगे तो यहाँ से आपको रेड यहाँ से ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है? ये रेड कलर। तो ये 7 अलग अलग कलर का इस तरीके का एक पट्टी आप लोगों को कहीं ना कहीं दिखाए जरूर बचपन में दिया होगा, नहीं? और इसी 7 अलग अलग कलर के पट्टी का ही नाम रखा जाता है बच्चा लोग इंद्रधनुष, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो। अब यदि आप बोलोगे कि सर ये रेनबो फॉर्म हो रहा है, ये तो बात हम लोगों को समझ में आई है, लेकिन रेनबो यदि हमको देखना हो, स्काई वगैरह में कहीं रेनबो देखना हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? या क्या कभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि रेनबो खुद से बना सकते हैं? हाँ बच्चा, आप अपने डिजायर के हिसाब से यदि आपको कभी रेनबो वगैरह देखना हो तो आप क्या करोगे? आप एक ऐसा छोटा सा काम भी कर सकते हो, जैसे एक बड़ा सा बल्ब ले लिया, या नहीं तो इस केस में सूरज बाबा है जो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है, नहीं? अब इस सूरज बाबा को क्या करो, आप अपने पीछे रहने दो, आपके बैक साइड में है,
तो इधर से लाइटें निकलेगी और यहाँ पे बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, छोटा छोटा, आगे चल के हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कचरा हो जाएगा। इस सभी पे क्या होगा, वो फॉल करेगा लाइट, व्हाइट लाइट। जैसे ही वो फॉल करेगा तो वो 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्जन की वजह से टूट जाएगा, और ये 7 डिफरेंट कलर यहाँ से निकलने के बाद आपकी आंखों तक पहुंचेगा। तो आपको 7 कलर का यहाँ एक पट्टी नजर आएगा, और जिस वजह से आप रेनबो देखते हो। यदि आप मान लो कभी अपने खुद से रेनबो देखने का प्रयास करोगे या बनाने का प्रयास करोगे, तो आप क्या करो, जब सूरज आपके पीछे हो तो आप मुंह में पानी लेके उसको ऐसे फू करो जोर से, ताकि वो जो वाटर का छोटा छोटा एकदम ड्रॉपलेट्स बन जाना चाहिए, इतना जोर से फूको। जब आप फूकोगे ना, या नहीं तो आपने देखा होगा जो दवा वगैरह, मेडिसिन वगैरह छिड़कने वाली जो मशीन होती है ना, जो पंप बोलते हैं, स्प्रे स्प्रे मशीन, उस स्प्रे मशीन से आप पीछे सूरज को रहने दो और यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा करो, ड्रॉपलेट्स बनाओ। तो उसके बाद उसमें आप देखोगे कि रंगीन कलर का पट्टी आपको वैसे देखने को मिलने लगता है। ठीक है बच्चा, तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो बात हम लोग कर रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। रेनबो को हम लोग अपने डिजाइन के हिसाब से बना भी सकते हैं, है नहीं? तो सर ये बातें तो हम लोगों को समझ में आए, चलो ठीक है। रेनबो है क्या चीज? तो रेनबो ये 7 अलग अलग कलर का पट्टी है। चलो आजा भाई देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा जल्दी में हम लोग निपटाते हैं। लिखो, द 7 कलर the 7 colors spectrum seen in sky in rainy season, seen in sky in rainy season when sun appear backside of observer, sun appear backside of observer. It is the most beautiful natural phenomenon. It is the most beautiful natural phenomenon, है नहीं बच्चा? Form because of dispersion of light, dispersion of light. देखो, यदि मैं आपसे बात करूं रेनबो के फॉर्म होने में, क्या 100% एक ही घटना का रोल है डिस्पर्जन का? तो नहीं है। यहां पे 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती है। पहला नंबर डिस्पर्जन, दूसरा नंबर रिफ्रैक्शन, और तीसरा नंबर TIR। इस तीनों घटना के वजह से आपको रेनबो देखने को मिलता है। नहीं, लेकिन मेन वो घटना, मेन वो फेनोमेनन है जिसके वजह से आपको ये देखने को मिलता है, और इस मेन फेनोमेनन का नाम है बच्चा, एक मिनट रुको थोड़ा सा, कौन आ रहा बार बार।
चलो बच्चा, तो एक्चुअली में क्या है, आप बोलोगे कि ये मेन फेनोमेनन जो है ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट के वजह से ही ये घटना आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं, जब कभी भी ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपसे पूछा जाए कि डिस्पर्जन सॉरी ये रेनबो क्यों फॉर्म होता है, कौन सी घटना की वजह से, तो आप टिक करना डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चा, देखना अब रेनबो बच्चा दो अलग अलग टाइप के होते हैं। बोले सर कितने टाइप के? दो अलग अलग टाइप के रेनबो बनते हैं। तो आगे लिखा जाए टाइप्स ऑफ रेनबो। रेनबो के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनबो। पहला नंबर प्राइमरी रेनबो, दूसरा नंबर सेकेंडरी। है नहीं बच्चा? तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो दो अलग अलग टाइप के रेनबो होते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करें कि प्राइमरी रेनबो क्या है और सेकेंडरी रेनबो है क्या चीज। चलो आ जाओ, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं पहला नंबर, जिसका नाम है प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो, है नहीं बच्चा? बोले सर ये प्राइमरी रेनबो क्या है और कैसे बनता है? चलो आ जाओ, टेंशन मत लो, हम लोग अपना काम कर लेते, थोड़ा सा समझ लेते इसको कैसे ये बनता है, इसको थोड़ा सा देख लेते। मान लो बच्चा लोग कि यहां पे कोई बड़ा सा वाटर ड्रॉप्स है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है सर, आप यहां पे खड़े हो, बोले ये भी मान लिया। सूरज बाबा इधर कहीं ना कहीं है आपके बैक साइड में, ऐसे। तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये भी माना गया बात आपकी। अब क्या होगा, जो रेज सन से निकल के आएगी, ओहो, जो रेज सन से निकल के आएगी व्हाइट लाइट की, ये सन से निकलने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्रॉपलेट्स पे, वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ी होगी। अब वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ने के बाद ये एयर से पहले मीडियम में गया है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ये क्या करेगा, इसको 7 डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 7 डिफरेंट कलर में बांट देगा। बोले ठीक है सर। तो जैसे ही यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन के साथ ही डिस्पर्जन भी हुआ। तो ये रेज हवा से पानी में भी गया, और दूसरी बात क्या है कि ये 7 डिफरेंट कलर में बट भी गया। मैं पूरा कलर नहीं बना रहा हूं, सिर्फ 2 कलर बना रहा हूं। एक तो ऊपर वाला जो कलर है ये है अपना रेड कलर, और एक नीचे वाला जो कलर है ये है अपना वायलेट कलर। ठीक है बच्चा? अब दूसरे सरफेस पे आके रेज पड़ी। अब दूसरे सरफेस पे क्या है, दूसरे सरफेस पे रेज डेंसर से चल के रेयर में जाती है। और आपको याद है कंडीशन फॉर TIR, जब भी रेज डेंसर से रेयर में जाती है तो वो रेज जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से, तो वो TIR कर जाती है, उसी मीडियम में वो वापस लौट के चली जाती है। तो होगा क्या कि सर यहाँ पे ये रेज जो है, यहाँ पे ये रेज जो है इसी मीडियम में TIR के वजह से लौट के आ चुकी है। यहाँ पे ये रेज जो है इसी मीडियम में TIR की वजह से लौट के आ चुकी है। तो सर यहाँ पे तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, यहाँ पे TIR हुआ। अब यहाँ पे आने के बाद ये रेज फिर से एक बार कहां से चल के आ रही है? बोले सर यहां से चल के आ रही है, और ये ऑब्जर्वर की आंखों तक ऐसे पहुंच पा रही है। ठीक है बच्चा? ऐसे, ज्यादा कचरा मत करो, समझो चीजों को। तो सर ऐसे ऑब्जर्वर की आंखों तक आने के बाद ये ऐसे पड़ती है। तो ऊपर आपको कौन सा कलर दिखाई देता है? वायलेट कलर। और नीचे आपको कौन सा कलर दिखाई देता है? रेड कलर, है नहीं? तो ये रेज यहां से ऐसे आती। तो यदि आप बात करोगे बच्चा, यदि आप बात करोगे इस केस में, तो आपको एक रेनबो तो दिखाई दिया, नहीं एक रेनबो तो दिखाई दिया, लेकिन ये रेनबो कब कैसे बना? बोले सर इस रेनबो के बनने का कारण देखो, आप यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरी बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, और तीसरी बार यहाँ TIR हुआ, है नहीं बच्चा?
यहाँ पे क्या हो रहा है, TIR। तो ऐसी रेनबो जो 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार TIR के वजह से बने, ऐसी रेनबो जो 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार TIR के वजह से बने, उसी रेनबो का नाम रखा जाता है प्राइमरी रेनबो। ठीक है, तो आपसे किसी ने पूछा भाई बता प्राइमरी रेनबो क्या है, तो ऐसा रेनबो जो 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन और 1 टाइम्स TIR टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के वजह से बने, तो इसी का नाम रखा जाता है बच्चा प्राइमरी रेनबो। कई बार आप देखोगे एक और चीज इसमें मेंशन कर दिया जाता है, एक और चीज पूछ लिया जाता है। बोले क्या पूछा जाता है सर, ये हॉरिजॉन्टल के साथ या ऑब्जर्वर की आंखों पे आने के बाद प्राइमरी रेनबो के अलग अलग, ये आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये कितना एंगल बनाती है, नहीं प्राइमरी रेनबो। तो ये जो लोअर आर्क है यहाँ पे 41 डिग्री और ये अपर आर्क जो है यहाँ पे 43 डिग्री का एंगल ऑब्जर्वर की आंखों पे बनाती है। तो ये ध्यान रख लेना, एक डाटा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है सर। अब यदि हम लोग बात करें रेनबो की, तो रेनबो जो होगा बच्चा वो क्या होगा, बोले सर रेनबो तो पता ही है, तो पर प्राइमरी रेनबो क्या है, प्राइमरी रेनबो लिखो द रेनबो which forms due to 2 times the rainbow which form due to 2 times refraction and 1 total internal reflection, 1 total internal reflection. 1 total internal reflection is called primary rainbow. It forms an angle of 41 degree to 43 degree at the eyes of observer, यानी 41 डिग्री टू 43 डिग्री एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। आई बात समझ में बच्चा। अपर आर्क इसका क्या होगा, एंड अपर आर्क, थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर दूं, नीचे 1 मिनट रुक जा बच्चा, डायग्राम थोड़ा सा नीचे करते। इसका ऊपर वाला आर्क आपको कैसा दिख रहा बताओ, बोले सर ऊपर वाला आर्क जो है ना, ऊपर वाला आर्क जो है ना प्राइमरी रेनबो का, वो वायलेट कलर का होता है, एंड द upper arc is violet while lower arc is red। बस इससे ज्यादा मत लिखना, छोटा सी बात। प्राइमरी रेनबो के बारे में हम लोगों को इतना थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ठीक है बच्चे, इतना नजर। पर सर ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गया, चलो प्राइमरी रेनबो की बातें। पर यदि हमको सेकेंडरी रेनबो किसी ने पूछ दिया तो परेशान नहीं होना है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा भी जाता, आप डबल स्टार इस पे लगा लेना बच्चे लोग। ठीक है, दूसरा नंबर पे आ जाओ जिसका नाम है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो। अब आप बोलोगे कि सर ये सेकेंडरी रेनबो क्या चीज है, नहीं तो रेनबो तो वही बात है, सेम चीजें ही है, लेकिन ये बनता अलग अलग कारणों से है। जैसे मान लो बच्चा
1 मिनट के लिए सेकेंडरी रेनबो की हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं सेकेंडरी रेनबो की। तो हम लोग क्या करें कि सर मान लो यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप्स है, नहीं फिर से बात है वही, यहाँ पे मान लो सूरज बाबा ऐसे है, यहाँ पे सन ऐसे है, और यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप कहीं ऐसे नीचे में प्रेजेंट। तो क्या होगा सर, ये सबको पता है कि सन से एक लाइट निकल के आएगी, नहीं ये सन से एक लाइट निकल के आएगी, और ये लाइट क्या करेगी बताओ, ये लाइट क्या करेगी, सीधा आके यहां पे पड़ेगी। मान लो यहां पे पड़ गई, ठीक है, फिर से वही बात होगा सर, यहां पे TIR भी होगा और यहां पे रिफ्रैक्शन भी होगा। नहीं ब्लड कर रहा है क्या कैमरा आपका, देख लेना एक बार, मुझे लगा ऐसा। तो ये क्या होगा बच्चा लोग, यहां से लेके यहां तक रेज निकल के आएगी सर, फिर यहां पे जाने के बाद ये दो अलग अलग पार्ट में टूट जाएगी। बोले ठीक है सर, ये मान लो कि यहाँ पे ये रेज ऐसे पड़ी, नहीं बच्चा ये रेज ऐसे पड़ी, तो सर ऐसे पड़ने के बाद क्या हुआ, ऐसे पड़ने के बाद बच्चा यहाँ पे एक तो घटना हुआ रिफ्रैक्शन, ये सनलाइट है जिसको आप सूरज की प्रकाश बोलते हो व्हाइट कलर की, और ये आने के बाद टूट भी गया अलग अलग 7 कलर में, ये कौन सा कलर रेड और ये कौन सा कलर वायलेट। एक बार देख के बता देना बच्चे लोग, सब कुछ क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं ऐसा। बोले सर बात तो समझ में आया, तो ये क्या होगा, अब यहां के बाद इस रेज को आप देखोगे तो ये एक बार इधर आएगी, यहां से TIR होगा, आई सर, तो सर यहां से आने के बाद ध्यान से देखना, नहीं तो बाद में फिर कहोगे कि सर कौन से कलर किधर चली गई, ये रेड है और ये वायलेट। फिर से क्या होगा सर, ये रेज एक बार टकराने, एक बार TIR करने के बाद दोबारा TIR कर गई, तो ये रेज जो है बच्चा यहाँ पे दोबारा TIR कर गई, एक बार TIR यहां हुआ TIR, और दूसरा TIR यहां हुआ, बीच में कहीं आप लिख देना TIR। तो सर 2 बार रिफ्रैक्शन भी हुआ और 2 बार TIR भी हुआ। हाँ यही मेन बात, इस बार ये रेज जो आपकी आंखों तक ऐसे निकल के बाहर आएगी वो कुछ इस तरीके से। बोले सर इस बार जो रेज है ध्यान से देखना, ये रेज जो है, उल्टा लिखा गया क्या, हाँ एक मिनट रुक जाओ बच्चा, थोड़ा सा रेज डायग्राम में हम लोगों ने थोड़ा उल्टा कर दिया, चलो आ जाओ इसको हटा लेते हैं। ऐसे, तो इस बार कौन सी रेज ऊपर होगी, बोले सर पहले तो हम लोगों को याद है, पिछले वाले में आप लोग देख लेना एक बार, पिछले वाले में वॉयलेट आपको ऊपर दिखा था, इस बार आपको कौन ऊपर दिखने वाला है सर, रेड ऊपर दिखने वाला है। तो आप क्या करो, रेड कलर को इधर लेके आओ और वायलेट कलर को इधर लेके आओ, मान लो यहाँ पे, तो यहां से ये रेज जो है ऐसे बाहर निकल के आएगी, ठीक है बच्चा ऐसे। तो बोले ठीक है, हालांकि टोटल हिसाब किताब लगाओगे आप लोग तो लगेगा इतना ज्यादा नहीं झुकना चाहिए, नॉर्मल से कुछ अलग एंगल पे होता है, तो एक ही ड्रॉपलेट नहीं होता बच्चा, ये तो हमने नजदीक में ले लिया इस तरीके से, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो रही डायग्राम को थोड़ा सा आप सही कर सकते हो, वैसे भी ठीक है कोई गलत नहीं है। तो ऊपर आपको कौन सा कलर इस बार दिखाई देगा सर, रेड कलर, और नीचे इस बार आपको कौन सा कलर दिखाई देगा सर, वायलेट कलर, ठीक है बच्चा इस तरीके से। अब आप बोलोगे अब आप बोलोगे कि सर ये बात तो हम लोगों को समझ में आया है, नहीं ये बात तो हम लोगों को समझ में आ ही चुका कि इस बार क्या हो रहा है। कई बार देखोगे कि उल्टा सीधा, मतलब बुक वगैरह में देखोगे तो आप ये रेज यहां से आके टकरा के 2 बार इधर TIR करके उसके बाद आती है आंखों पे, तो भी बात सही है, गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है बच्चा, जो हमने काम किया है ये भी हमारा सही है, ठीक है। आ जाओ, अब आप क्या बोलोगे कि सर इस केस में यदि हम देख रहे हैं ना
तो इस केस में कितना एंगल बन रहा है, इसका देखो, इसका अपर आर्क कौन सा बच्चा, बोले सर इसका अपर आर्क देखा जाए तो अपर आर्क जो है रेड है और लोअर आर्क कौन सा है, वायलेट। तो वायलेट वाला जो है ना वो एक्चुअली में एंगल बनाएगा 51 डिग्री का और रेड वाला 54 डिग्री का। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना है बच्चा, ये डाटा है ये आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या बोलोगे कि सर सेकेंडरी रेनबो क्या है, ऐसा रेनबो जो 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार टीआईआर के वजह से बना हो, इसी रेनबो का नाम रखा जाता है सेकेंडरी रेनबो, है नहीं बच्चा, इसी रेनबो का नाम रखा जाता है सेकेंडरी रेनबो। तो आप लोग क्या कर लेना, लिख लेना इसको, द रेनबो which form due to 2 times refraction and 2 times total internal reflection, है नहीं, it form an angle of 51 degree to 54 degree at the eyes of observer, है नहीं बच्चा, at the eyes of observer। eyes of observer, है नहीं, the upper arc is red while lower arc is violet। बस इतना लिखो, ज्यादा कुछ माथापेची करने की जरूरत नहीं है। चाहोगे तो आप इसका डायग्राम एक बार चेंज करना चाहोगे, देखो मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ, कोई कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर डायग्राम तो ऐसे है, देखो यदि इसका एग्जैक्ट डायग्राम आप बनाना चाहोगे जो बुक वगैरह में लिखा होता है बनाया होता है, मेन बात ये टी 2 बार होना चाहिए, वो ऐसा होता है, इधर से रेज आई एक बार इधर, दूसरी बार इधर, फिर ये यहाँ पे जाके यहाँ पे एक बार टी आई आर करेगी, हाँ सर, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ये जाने के बाद ये वाली जो रेड है और ये वायलेट है, तो ये फिर से वायलेट और ये फिर से रेड, है नहीं बच्चा, ऐसे। तो एक बार टी आई आर यहाँ हुआ, दूसरी बार टी आई आर यहाँ हुआ, और अब की बार क्या होगा, 2 बार टी आई आर होने के बाद ये रेज यहाँ पे पड़ेगी ऐसे, और यहाँ से ये रेज क्या करेगी, यहाँ से ये रेज क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी और ये आपके आंखों तक पड़ेगी। थोड़ा सा ऐसा ले लो, ये आप समझ चुके होंगे कि ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचाना है तो रेज इधर आएगी तभी तो पहुंचेगी बच्चा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना भाई, ये ऐसा मान लो, ठीक है, इस तरीके से बहुत ज्यादा एंगल पे मोड़ दिया है, लेकिन आप मान लो कि ऐसी घटना, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऐसी घटना है जिसमें 2 बार क्या हो, 2 बार रिफ्रैक्शन हो और 2 बार टी आई आर, इससे ज्यादा हम लोगों को कोई चीज ध्यान नहीं रखना। चलो बच्चा, ओहो ऐसे, तो आप बोलोगे कि ठीक है सर यही सही है अपना, तो इसी को रखा जाए। आगे हम लोगों को क्या पढ़ना बच्चा,
अब डिस्पर्जन हम लोगों ने देख लिया, डिस्पर्जन से जुड़ा हुआ एक मेन फेनोमेनन था जिसको हम लोगों ने देख लिया, जिसका नाम है रेनबो। अब रेनबो के बाद एक और छोटी सी फेनोमेनन यहाँ पे है जिसका नाम बच्चा लोग लिखा जाए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है नहीं, लिखा जाए स्कैटरिंग, डबल स्टार इस पे भी लगा देना, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है नहीं बच्चा ये। अब आप बोलेंगे कि सर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या, क्या हम लोगों को कभी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, सच में ऐसा होता भी है कि नहीं होता? देखो बच्चा, होता तो है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये घटनाएं होती तो बिल्कुल है। बोले सर दिखती कैसे, बता थोड़ा सा, हम लोगों को देखने को कभी मिलती है? आप लोग क्या करो, जब कभी भी आप मॉर्निंग के टाइम में उठते हो, तो यदि आप, आपका जो रूम है, आपका जो घर है, उसमें कोई छोटा सा खिड़की है या छोटा छोटा छेद होता है बहुत सारी जगह पे ना, ईंट वगैरह छोड़ दिया जाता है, उससे आप देखोगे कि सनलाइट जो है ना आपके रूम में आ रही है। तो जब आप उस सनलाइट पे थोड़ा सा नजर डालोगे तो आपको लगेगा यार रूम में कितना ज्यादा धूलकण है, इतना ज्यादा धूलकण उड़ रहा है, वो दिखने लगता है आपको। पर यदि आप किसी अंधेरे रूम में या नॉर्मल, जैसे मैं अभी इस रूम में यहाँ पे हूँ, तो मुझे कोई भी लाइट की छोटी, सॉरी, कोई भी पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल वगैरह दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस केस में देखोगे तो आपको एयर पार्टिकल्स देखने को मिलता है। तो बोले सर ये एयर पार्टिकल विजिबल क्यों होता है, क्या ऐसी घटनाएं होती है जिस वजह से ये एयर पार्टिकल्स विजिबल होता है? तो देखो बच्चा, होता क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या चीज है, जब लाइट किसी ऐसे मीडियम में ट्रेवल करती है जिसके पास पार्टिकल्स होता है, जैसे गैस है तो गैस में एयर पार्टिकल तो है, जैसे एयर अपना गैस है और इसमें एयर पार्टिकल है, तो ये क्या करती है, इसमें 7 डिफरेंट कलर का मिक्सचर है व्हाइट लाइट में, और अलग अलग कलर के मिक्सचर की वेवलेंथ अलग अलग है। तो जिस कलर का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है या कम होता है, वो क्या करता है, वेवलेंथ का मतलब होता है नैनोमीटर के ऑर्डर में होता है ये। और यदि आप बात करोगे किसी भी छोटे से पार्टिकल के, एयर पार्टिकल्स के, तो इसका भी साइज लगभग लगभग सेम ऑर्डर में होता है, सेम ऑर्डर, मतलब इसके रेडियस का साइज जो है वो नैनोमीटर का यदि हो जाए, क्योंकि आप जानते हो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है नैनोमीटर, 10⁻⁹। यदि इस दोनों का रेडियस का जो एयर पार्टिकल्स या पार्टिकल्स के रेडियस का जो साइज है, ऑर्डर, वो नैनोमीटर का है और वेवलेंथ का भी नैनोमीटर का सेम ऑर्डर में हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, लाइट जब उस पार्टिकल से टकराता है तो टकराने के बाद दूसरी दूसरी दिशाओं में फैल जाता है, विचलित हो जाता है, छितर जाता है। बात समझ में आ? और इसी घटना के वजह से वो पार्टिकल्स विजिबल होने लगता है, दिखने लगता है, उससे पहले नहीं दिखेगा। लेकिन जब लाइट किसी, जैसे मान लो आप यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल की कल्पना करो कि यहाँ पे एक छोटी सी पार्टिकल है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से जैसे एक लाइट आ रही है, तो ये लाइट इससे स्ट्राइक होने के बाद ये लाइट जो है इस चारों दिशाओं में क्या कर जाती है बच्चा, फैल जाती है ऐसे। अब फैलने के बाद ये रेज यहां से टकराने के बाद आपकी आंखों तक पड़ती है, और यदि आपकी आंखों तक ये रेज पहुंच पाती है तो आप इस छोटे से पार्टिकल को भी देखना शुरू कर देते हो, है नहीं? तो ये एक ऐसी घटना है जिसके वजह से जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, वो मीडियम के पार्टिकल्स भी विजिबल होने लगते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखने लगते हैं, और इसलिए इस घटना का नाम रखा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आप बोलोगे कि सर क्या हमारे जीवन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कोई इस्तेमाल है, क्या हम लोगों को इस वजह से कोई घटना हम लोगों को अपने लाइफ में देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। देखो, आप लोग हमेशा समझते हो कि सिग्नल का जो कलर होता है, जैसे डेंजर सिग्नल का जो कलर होता है वो हमेशा रेड होता है। पूछा भी जाता है आप लोगों से कि रेड कलर का ही सिग्नल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि देखो बच्चा, एक साइंटिस्ट था रेलाय, LIE, है नहीं? इसका स्पेलिंग हमको देखना पड़ेगा, ये क्या है स्पेलिंग?
है ना, रियलाइज लॉ। अब देखना पड़ेगा, हो सकता है इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह चेक हो ऐसे। तो इसने क्या बोला कि जब कभी भी लाइट, जो लाइट की आप बात करो जिसका स्कैटरिंग होगा, वो एक्चुअली में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ द लेमडा के। मतलब जिस लाइट की आप बात करोगे, मैं इसका स्पेलिंग चेक करता हूं, बच्चा है कहीं होगा तो। RAY लिखो, है नहीं, ये गलत हो रहा है। रियलाइज लॉ, है नहीं, ऐसा। आप क्या बोलोगे कि सर ये एक्चुअली में ये चीज क्या है? इसका मतलब इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बोला कि जिस कलर की आप स्कैटरिंग की बात कर रहे हो, उस कलर जिसका लेमडा का पावर आप 4 करके उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझो इंटेंसिटी का। कौन सा कलर का, कौन सा कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा? जिसका लेमडा का वैल्यू सबसे कम होगा, क्योंकि ये नीचे वाला कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो लेमडा सबसे कम किसका है? सर वायलेट का। तो वायलेट कलर का स्कैटरिंग जो होगा, स्कैटरिंग ऑफ वायलेट कलर, वो सबसे ज्यादा होगा। लेमडा सबसे कम किसका है नहीं, सॉरी, लेमडा सबसे ज्यादा किसका है? रेड कलर का। तो इस वजह से स्कैटरिंग जो रेड कलर का होगा वो सबसे कम होगा। आई बात समझ में बच्चा? तो इसका मतलब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बात बोला स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। क्या बोला सर? स्कैटरिंग ऑफ लाइट में इन्होंने एक बात बोला कि भाई साहब, जो जिस कलर की आप बात कर रहे हो, किसका स्कैटरिंग कितना ज्यादा या कितना कम होगा, ये हमेशा इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसका वेवलेंथ कितना ज्यादा या कितना कम है। यदि आप बात करोगे वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ जिस लाइट के कलर का जितना ज्यादा होता है, उस लाइट के कलर का स्कैटरिंग उतना कम होता है। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा आप जानते हो, इस वजह से रेड कलर के लाइट का स्कैटरिंग बहुत कम होता है, मतलब वो छितरता बहुत कम है। इस वजह से वो सीधा निकलता है, दूर तक दिखाई देता है। आई बात समझ में? इसलिए जितना भी सिग्नल होता है, जैसे आप एरोप्लेन वगैरह में देखोगे, हेलीकॉप्टर में देखोगे, बड़े से टावर में देखोगे नहीं, या आपके छोटे छोटे गांव शहरों में वगैरह में भी छोटे छोटे टावर वगैरह, या कहीं ने सिग्नल वगैरह देखा होगा आपने सड़क वगैरह पे, तो इसमें सिग्नल में हमेशा रेड कलर के सिग्नल का यूज जो है डेंजर सिग्नल के रूप में किया जाता है, ताकि उसका स्कैटरिंग सबसे कम हो और वो बहुत ज्यादा दूर से ही आपको दिखाई दे। आई बात समझ में? इस वजह से आपको देखने को मिलेगा, है नहीं बच्चा? एक मिनट रुक जाओ। हेलो, हेलो, चलिए आ जाओ बच्चा। तो सर ये बात तो हम लोगों को समझ में आया कि स्कैटरिंग जो है उस कलर का सबसे ज्यादा होता है जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो सर एक बात बताओ, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? वायलेट कलर का। इसलिए आप यदि इंद्रधनुष कभी बनेगा ना, आप इंद्रधनुष को कभी देखने की कोशिश करना, रेनबो को देखने की कोशिश करना, उसमें आप 7 कलर गिन ही नहीं पाओगे, उसमें आपको 5 या 6 कलर ही नजर आएगा, 5 कलर नजर जरूर आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये जो शुरुआत का 2 कलर हमने बनाया था, वो 2 कलर को वहां से लेके यहाँ तक आने में इतना ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है, इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो आपकी आंखों तक दूर तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है नहीं बच्चा? और भी फिनोमेनन है, जैसे आप लोग बोलोगे कि सर जो सनसेट है, नहीं, सनसेट, सनसेट समझते हो? सूर्यास्त। और सनराइज का मतलब सूर्योदय। इस दोनों की यदि हम आपसे बात करें, सनराइज और सनसेट, इस दोनों टाइम में आप यदि सूरज बाबा को देखोगे, तो इस टाइम में आपको एकदम गोल सा लाल कलर का एकदम दिखाई देता है। नहीं, उस लाल कलर के दिखने के पीछे बच्चा यही कहानी है कि जैसे मान लो ये आपका हॉरिजॉन है, नहीं,
तो सनसेट और सनराइज, जब सूरज यहाँ पे होता है इस टाइम में, यहां से ये रेज सबसे ज्यादा हॉरिजॉन में एंट्री करता, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। इस केस में क्योंकि यहां से तो व्हाइट लाइट निकलते 7 अलग अलग कलर है, पर 7 अलग अलग कलर को निकलने के बाद यदि आप देखोगे बच्चा लोग, नहीं तो इसमें से वो कलर जिसका वेवलेंथ कम है, जैसे सर वायलेट हो गया, वी आई इंडिगो हो गया, बी ब्लू हो गया, ये सब सारे के सारे कलर वगैरह जो है ये आपको ज्यादातर स्कैटर्ड कर जाता है, जिस वजह से वो या तो रेड कलर या रेड के आसपास का एक दो कलर, नहीं जैसे ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, तो इस तीनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है वही कलर आपको देखने को मिलता है। येलो इस टाइप बोलते हो जिसको रेडिश बोला जाता है, ठीक है, लगभग लगभग लाल जैसा कुछ, ठीक है नहीं ये। तो आपको ये सनसेट और सनराइज के टाइम में सूरज जो है आपको रेडिश दिखाई देता है, जिसके पीछे का कारण क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप बोलोगे कि सर और कोई घटनाएं हैं, हाँ बच्चा और भी घटनाएं हैं, जैसे आप बात कर लो स्काई वगैरह को, तो स्काई को आप देखोगे तो स्काई जो है आपको ज्यादातर ब्लू नजर आता है। उसके पीछे का क्या कारण है सर, उसके पीछे का भी कारण है, क्या बताओ, उसके पीछे का भी कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बोले ये क्या कारण है, देखो सूर्य से आने वाली जो भी रेज है व्हाइट कलर की, वो आती है अपनी एटमॉस्फेयर में पड़ती है। अब एटमॉस्फेयर में कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स। अब जैसे वो इसके मॉलिक्यूल्स या एटम से आकर टकराती है, तो टकराने के बाद ये क्या करती है, व्हाइट लाइट को स्कैटर्ड कर देती है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका स्कैटरिंग कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा। तो सर एक बात समझ में आया, क्या समझ में आया कि यहां ब्लू कलर या ब्लू कलर से पहले वाला जो कलर है उस सभी का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है। तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है, ये क्या करता है, उस सारे लाइट को ऑब्जर्व करता है टकराने के बाद, और फिर से उसको इमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो चूंकि वेवलेंथ कम वाला लाइट जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो पूरा आकाश आपको वैसा ही कलर नजर आता है जिसका स्कैटरिंग ज्यादा हुआ होता है। तो लगभग लगभग ब्लू कलर का, वायलेट कलर का और ये सब कॉम्बिनेशन कलर का जो है स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है। इसलिए स्काई आपको पूरा का पूरा फैलने के बाद एकदम ज्यादा स्कैटरिंग के बाद आपको ये सब चीजें ब्लू नजर आता है। तो स्काई का ब्लू अपीयर होना ये भी एक कारण है किसका, स्कैटरिंग का। आई बात समझ में। आप बोलोगे कि सर क्लाउड्स, बादल वगैरह को आप देखोगे तो बादल वगैरह जो है वो आपको व्हाइट दिखाई देता है, और उसके पीछे का भी कारण यही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है नहीं बच्चा। बोले सर यदि मान लो यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमको अपना स्काई कैसा नजर आता। यदि बच्चा एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट होता तो आपको अपना स्काई एकदम ब्लैक नजर आता, काला नजर आता। यदि आप चांद के सरफेस, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, चांद के सरफेस से यदि आप एटमॉस्फेयर ऊपर देखने की कोशिश करो, स्काई को देखने की कोशिश करोगे तो वो आपको ब्लैक नजर आएगा। ठीक है, कुछ एस्ट्रोनॉट वगैरह है जो तकरीबन 25-30 किलोमीटर ऊपर जाके इस सब चीजों को देखने की कोशिश की, जो उसको ऑब्जर्वेशन में देखने को मिला वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है बच्चा, ये चीजें आपको देखने को मिल रहा है। तो यदि ऐसा होता कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता या इसका लेयर बहुत कम होता, इसकी थिकनेस बहुत कम होती, तो ये आपको हो सकता है कि आप दिन में अभी तारा को नहीं देख पाते, नहीं स्टार्स वगैरह आपको दिन में दिखने को नहीं मिलता, लेकिन यदि ऐसा होता तो स्टार वगैरह को आप दिन में भी देख सकते थे। ठीक है बच्चा, ये चलो भाई, तो स्कैटरिंग के बारे में तो हम लोगों ने बात बहुत कर लिया और समझ तो लिया ही है।
इसको चलो हम लोग आज क्या करते, जल्दी से थोड़ा सा लिख डालते बच्चा, है नहीं? तो हम लोग जल्दी से इसको लिख डालें, इसको साइड में रहने ही देना, क्योंकि ये ये आपको थोड़ा सा मोटा मोटी आइडिया देगा कि कौन से लाइट का स्कैटरिंग कितना ज्यादा या कौन से लाइट का स्कैटरिंग कितना, है नहीं? लिख डालो, when light passing through such a medium having particles in the order having particles of size लिखो, है नहीं? थोड़ा सही से लिखा जाएगा, नहीं तो बाद में फिर चेंज करना। particles of size in the order of wavelength of light, then light, ऐसा लिखो, then particle gets visible after striking of light from it, है नहीं? लाइट को इससे टकराने के बाद ये विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है, और इसी घटना का नाम रखा जाता है बच्चा स्कैटरिंग। दिस फेनोमेनन of light is called scattering, है नहीं बच्चा? ये अब आप बोलोगे कि सर ये तो पूरा एकदम चिपक ही गया इसमें, थोड़ा सा बच्चा लोग इसको साइड कर लिया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? ऐसे चलो आ जाओ। तो सर ये बात तो हम लोगों को समझ में आ ही चुका है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअली में क्या है, नहीं? तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रख लेना है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट यदि हम लोग समझ चुके हैं बच्चा लोग, इसके डायग्राम तो नहीं बनते, लेकिन आप चाहोगे तो एक छोटा सा डायग्राम इस तरीके से आप बना सकते हो कि ये मान लो एक छोटा सा पार्टिकल है, बहुत बड़ा पार्टिकल तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि एयर पार्टिकल वगैरह जो होता है वो छोटा ही होता है। यहाँ से यदि ये टकराया है व्हाइट लाइट या लाइट की कोई रे है जो यहाँ से जाकर टकराई है, तो टकराने के बाद ये क्या करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ने के वजह से इस लाइट को ये विजिबल कर देती है नहीं? ऐसे स्ट्राइकिंग के बाद ये लाइट ऐसे फैल जाता है, ये आपका पार्टिकल्स, है नहीं? और इसी घटना का नाम रखा जाता है, ये जो पार्टिकल है ये विजिबल हो जाता है, और इसी घटना का नाम रखा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है सर। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे कुछ कुछ फेनोमेनन है नहीं, जो आपके रियल लाइफ में देखने को मिलता है नहीं? हाँ, फेनोमेनन seen because of स्कैटरिंग की वजह से आपके दैनिक जीवन में क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। जैसे पहला नंबर, द
डेंजर सिग्नल are made up of red color। जो डेंजर सिग्नल होता है बच्चा, वो रेड कलर का बना हुआ होता है नहीं। दूसरा नंबर, ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो दूसरा लिखो, द स्काई एपियर्स ब्लू, स्काई ये ब्लू दिखाई देता है। तीसरा नंबर, द सन एपियर्स रेडिश, द सन एपियर रेडिश at the time of sunset or sunrise, or sunrise। चौथा नंबर आ जाओ बच्चा, बोले सर चौथा नंबर क्या, क्लॉड्स एपियर वाइट, है नहीं। और भी घटना ही है, पर कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी सी बात है, इसको आप लोग बच्चा थोड़ा सा ध्यान रखोगे। और यदि आप लोगों को लगेगा कि इसमें कोई दिक्कत, किसी तरीके की परेशानी है, तो आप लोग हम क्लास में डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो हम लोग थ्योरी वाले पार्ट को ज़्यादातर कवर कर रहे हैं, और जितने भी न्यूमेरिकल वाले पार्ट है उसके लिए एक सैटरडे या संडे को स्पेशल बैच दे के हर एक उस पे हम लोग 2 4 5 न्यूमेरिकल कम से कम करे हर एक कंसेप्ट पे, ताकि आपको कंसेप्चुअली समझ में आए कि न्यूमेरिकल वगैरह उसको साथ में कैसे बनाना है, ठीक है बच्चा। और ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आप छोटे से चैप्टर एसी को देखे कवर करने में हम लोगों ने, हालांकि लास्ट में उसमें भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल का कुछ टाइप छोड़ ही दिया था, लेकिन उसके बाद भी एसी को कवर करने में बहुत समय लग गया था, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग को टाइम चाहिए होता है। खैर कोई बात नहीं, अभी आप इतना भी पढ़ो तो चलेगा बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। रखते बच्चा इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आ जाओ।